हम्म, बताइए कहाँ हैं मॉडर्न इंडिया में आज हम लोग। कुछ लिख लिया था नहीं लिखा था? कुछ लिखा नहीं है। दो दो तीन तीन पॉइंट आगे आप जो बनाते चलेंगे, और एक बार तुम वीडियो देख लेना, और मैं कुछ अभी भी समझाऊंगा और कुछ वीडियो भी देख लेना, उसमें मैंने खूब समझाया है आज़ाद हिंद फौज पे। आज फिर भी तुम आए हो तो थोड़ा सा समझाएंगे, और जो बीच बीच में कुछ पॉइंट्स बनाते चलो, फिर लिखते भी चलेंगे। पहले हेडिंग बनाओ, आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना। आज़ाद हिंद फौज, हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना। आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी, INA। इसका एक नाम और भी है, INA। हम क्यों कहते हैं आजाद को? अगर आप देखेंगे, हिंद को आजाद कराने के लिए एक फौज जो बनाई जा रही है, और जिसकी स्थापना करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। तो कुछ पॉइंट्स लिखिए, तुरंत लिखना शुरू करो। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1940 में, सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1940 में भारतीय सुरक्षा कानून के तहत, भारतीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। किंतु थोड़े समय के बाद ही भारतीय सुरक्षा कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, किंतु थोड़े ही समय के बाद वे भेष बदलकर अपने घर से भाग निकले। किंतु थोड़े ही समय के पश्चात, किंतु थोड़े ही समय के पश्चात वे भेष बदलकर अपने घर से भाग निकले। इसी क्रम में अपने घर से भाग निकले, इसी क्रम में वे पेशावर पहुंचे, इसी क्रम में वे पेशावर पहुंचे। कहां? अफगानिस्तान, या अगर आप देखें तो पाकिस्तान के, है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। पेशावर पहुंचे और मास्को होते हुए, और मास्को होते हुए, हाँ, मास्को होते हुए 1941 में बर्लिन पहुंचे। कहाँ है ये? जो बर्लिन की जो जर्मनी की राजधानी है, बर्लिन। 1941 में बर्लिन पहुंचे। बर्लिन पहुंचे। अगला पॉइंट, यहां पहुंचने के बाद, यहां पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात हिटलर से हुई। यहां पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात हिटलर से हुई। इनकी मुलाकात हिटलर से हुई, और उसने इन्हें नेताजी की उपाधि दी। उसने इन्हें नेताजी की उपाधि दी। किसने? हिटलर ने। किसको दी? हाँ,
नेताजी की उपाधि दी और भारतीय युद्ध बंदियों के साथ आजाद हिंद फौज, भारतीय युद्ध बंदियों के साथ आजाद हिंद फौज बनाने के लिए कहा। आजाद हिंद फौज बनाने के लिए कहा। क्या समझा आपने कि सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का निर्माण क्यों कर पाए? तो उसके पीछे हिटलर की भी भूमिका आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आजाद हिंद फौज भारत में बनी तो उसमें अपने आप बन गई, इसमें कई विश्व के नेताओं का भी रोल है। इटली के जो नेता थे जिनका नाम था मुसोलिनी, है ना, जो जापान के नेता, तो इन सभी नेताओं का सहयोग था तो आजाद हिंद फौज बनी। और आजाद हिंद फौज अपने देश हिंद को आजाद करने के लिए बनी, इसीलिए जय हिंद का नारा दिया गया। नहीं, वो कहते जय हिंद। आज देखते होगे आप, जो पुलिस में आर्मी में लोग होते हैं वो कहते जय हिंद। ये जय हिंद का यहीं से कॉन्सेप्ट है। हम हिंद को सलूट करते हैं, हिंदुस्तान को सलूट है। तो आप तो सुनते हैं, बहुत सामान्य सी बातें आप अक्सर देखते होंगे, लेकिन आप इसका मतलब नहीं समझ पाते होंगे। क्या समझ पाते? नहीं। तो इतिहास में उसका मतलब छिपा हुआ। अगला पॉइंट बनाओ। इसके बाद नेताजी, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा हो चुकी है चर्चा, तो आज हम चाह रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स लिख लें। इसके बाद नेताजी ने रोम और पेरिस में भी, इसके बाद नेताजी ने रोम, जो इटली की राजधानी, रोम और पेरिस जो फ्रांस की राजधानी, रोम और पेरिस में भी भारत को स्वतंत्र कराने वाले केंद्रों की स्थापना की। भारत को स्वतंत्र कराने वाले केंद्रों की स्थापना की, मतलब रोम, पेरिस, है ना, फिर आपने देखा जो बर्लिन, फिर इसके पहले आपने देखा कि वो मॉस्को होते हुए गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद जापान के, अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर में वो जापान का अधिकार ही था। इतने इलाकों में जो भी भारतीय थे सबको एकजुट करने का प्रयास सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ध्यान देना, मतलब जो ऐसे स्थान जहां भारत को सहयोग मिल सकता था, रोम में, पेरिस में, बर्लिन में, मॉस्को में, सिंगापुर में, सभी जगह पे भारतीय, मैंने आपको बताया कि भारतीय व्यक्ति दुनिया के हर कोने में बैठा हुआ है आज भी। इसको कहते हैं भारतीय डायस्पोरा। भारतीय डायस्पोरा मतलब जो भारतीय मूल का व्यक्ति दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठा है, उसको भारत से जोड़ो। यही काम सुभाष चंद्र बोस ने किया कि जो भारत के लोग हैं उनको ये कहो हिंद को आजाद कराने के लिए तुम लोग भी कुछ करोगे कि ऐसे ही सोओगे। अभी कोई हमसे बंधु पूछ रहे थे कि सर ये जो विदेशों में क्यों स्थापित किए गए जो केंद्र, आप भी पूछ रहे थे एक दिन कि भारत की आजादी तो भारत में चाहिए, तो विदेशों में क्यों केंद्र स्थापित? इसके पीछे का आधार यही है कि विदेशों में आधार इसलिए बनाया गया कि विदेशों से ही लोग हमें सहयोग करें, चाहे वो धन से, चाहे वो हथियार से, चाहे वो विश्व में हमारी आवाज उठाकर, लेकिन करें। और अगर करेंगे तो उसके बाद चीजें हो सकती हैं। तो यहां इसलिए ये सारे केंद्र बने। इन केंद्रों पर सुभाष चंद्र बोस का पूरा आधार था और ये अपनी बातों को रखते थे, और इसीलिए आगे चल के भारतीय युद्ध बंदियों के साथ आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई। अगला पॉइंट बनाओ।
इसी समय जापान द्वारा 1942 में, इसी समय जापान द्वारा 1942 में सिंगापुर की विजय कर ली गई थी। जापान द्वारा 1942 में सिंगापुर की विजय कर ली गई थी और इस विजय में हजारों भारतीय सैनिक गिरफ्तार किए गए थे। और इस विजय के बाद भी कर सकते हैं, और इस विजय के बाद हजारों भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। इस विजय के बाद हजारों भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। अब समझने का विषय यह है कि यहां पर जो भारतीय सैनिक कहां से आ गए, तो सिंगापुर पे ब्रिटेन की अधिकारता थी। ध्यान समझना, सिंगापुर पर ब्रिटेन की अधिकारता थी और ब्रिटेन के खिलाफ 3 महाशक्तियां लड़ रही थी, जिसमें जर्मनी जो मुख्य है, इटली, जापान, ये 3 बड़ी शक्तियां लड़ रही थी। और ये तीनों का विरोध इसके साथ था, ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ था, फ्रांस के साथ था। ठीक है। और इसी क्रम में जहां जहां जो ब्रिटेन की अधिकारता थी, स्थान थे, जैसे सिंगापुर, तो सिंगापुर पर अधिकार किया गया। अब इसके अधिकार की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन के पास इनके सैनिक तो बहुत थे नहीं, अधिकतर भारतीय सैनिक थे और ये भारतीय सैनिक युद्धबंदी बन गए। और जब युद्धबंदी बन गए तो कई हजार की संख्या में युद्धबंदी भारतीय सैनिक थे, क्योंकि ब्रिटेन यहां, अगर भारत में जापान की विजय होती, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट से जापान अटैक कर रहा था भारत के ऊपर, तो जो विजय होती वो ब्रिटेन की हार थी और वो ब्रिटेन की हार को ही सुभाष चंद्र बोस अपनी जीत बनाना चाहते थे। इसीलिए वो ऐसी शक्तियों से जाकर मिले जो शक्तियां भारत को आजादी दिलाएं, कि जो ब्रिटेन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है, ब्रिटेन का दुश्मन हमारा दोस्त, क्योंकि वो ब्रिटेन को हटाएगा। तो जापान और जर्मनी और इटली ये सब ब्रिटेन के दुश्मन थे, तो हम इनके तरफ मुड़ गए। इसीलिए यहां पर एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, साध्य साधन की पवित्रता, जो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में अंतर है। साध्य और साधन की पवित्रता, साध्य और साधन की पवित्रता। जो सुभाष चंद्र बोस ये कहते हैं कि साध्य हमारा बहुत पवित्र है, मतलब लक्ष्य क्या है, भारत को आजाद कराना, भारत की आजादी, और भारत की आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। ठीक है। और जो हमारा साधन है वो अपवित्र हो सकता है, वो गलत हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि इतना ज्यादा अत्याचार है उसके लिए हम कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। महात्मा गांधी इस बात की बात करते थे, वो कहते थे कि जैसे हमारा जो साध्य पवित्र है वैसे ही साधन भी पवित्र होना चाहिए। इसीलिए अभी हमें इंग्लैंड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इंग्लैंड अभी महाशक्तियों के साथ युद्ध कर रहा है, उसके खिलाफ हमें विश्व में जो उसके विरोधी उनके पास नहीं जाना चाहिए, ये अधर्म है। ये कहते हैं कि हमारा साध्य चाहे जितना अच्छा हो, अगर साधन ही अपवित्र है तो साध्य भी अपवित्र हो जाएगा। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि तुम परीक्षा दे रहे हो, उसमें नकल मार के आईएएस बन गए, तो फिर तुम्हारे आईएएस बनने का मंतव्य सिद्ध नहीं होगा।
यही बात यहां पर ये भी कह रहे हैं महात्मा गांधी भी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि जब व्यक्ति हमारा शत्रु है तो उसके जो शत्रु हैं वो हमारे मित्र हैं, हमें उस रणनीति पे आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ये पूरी फोर्स सोर्स बन रही है, ध्यान समझना। इसके पीछे का आधार यही है। इसके पीछे भी हमने यही बताया था कि भारत में ये विचारधारा भी इसीलिए आई जब नरमपंथियों के द्वारा बहुत ज्यादा आजादी की लड़ाई को मजबूती से नहीं रखा जा रहा था, तो एक नया वर्ग राष्ट्रीय कांग्रेस में उभर के आया जिसको गर्मपंथी कहा गया, जिनको उग्र राष्ट्रवादी आप कह सकते हो, एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हो, उग्र राष्ट्रवादी। उन्होंने कहा कि क्या मांगते हो, कुछ मांग रहे हो तुम्हें मिलता नहीं, आंदोलन करो। तब आंदोलन करने की बात खड़ी हुई। फिर आंदोलन करने पे उनके ऊपर जो लाठियों का प्रहार होने लगा, पुलिस मारने लगी बर्बर तरीके से। तिलक के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल गया, जो वीर सावरकर के ऊपर आजीवन कारावास लग गए। आपको समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने जो भी ऐसे नेता थे जो गर्मपंथी थे, उनके साथ अत्याचार बर्बर तरीके से उनको मारना पीटना शुरू किया। तो उस अत्याचार का बदला लेने के लिए भारत में एक नया क्रांतिकारियों का वर्ग उभरा जिसको कहते हैं हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियां, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, ऐसे लोग, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने कहा कि तुम नेताओं को मारोगे तो खून का बदला खून और गोली का बदला गोली। तुम जितनी गोली हमारे जो नेताओं को मारोगे, तुम लाठियों से मारोगे तो उसका बदला तुमसे लिया जाएगा। हां, जब साइमन कमीशन आया, थोड़ा सा इतिहास अब तुमको जो पिक्चर दिखाता हूं, साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन में सारे लोग अंग्रेज थे, जितने सदस्य थे सब अंग्रेज। और अब भारतीय कह रहे हैं कि अंग्रेज केवल हमारे लिए नहीं कानून बना सकते, भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीयों का इतना दबाव होने के बाद भी कोई भारतीय शामिल नहीं हुआ, इसीलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया, गोरा कमीशन। और जैसे ही साइमन कमीशन भारत उतरा बंबई में, और उसके बाद लाला लाजपत राय और ये सारे लोग धरना प्रदर्शन, उनका प्रदर्शन करने लगे, काले झंडे दिखाए गए हर जगह साइमन कमीशन को, गो बैक साइमन के नारे लगने लगे। और उसके बाद पुलिस जैसी होती है वो दमन पे उतारू हो गई, वो मारने पीटने पे उतारू हो गई। और उसी समय लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों से प्रहार किया गया, और इतना प्रहार किया गया कि उनको जो आगे चल के उनकी मृत्यु भी हुई। ठीक है, और इस मृत्यु का बदला लेने के लिए फिर भगत सिंह जैसे जो लोग हैं, ये इन लोगों का खून उबल उठा और सबने मिलकर, जिसने मारा था उसे मार नहीं पाए, लेकिन फिर भी अंग्रेज अधिकारी को मार दिया। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी को मारा। उसके बाद बहुत सारी चीजें घटित हुई। ऐसी ही मनोदशा को, ऐसी ही मन की स्थितियों को आगे लेकर चल रहे थे सुभाष बाबू। ये रोल मॉडल थे खासतौर से युवाओं के। जिस अधिकारी बनने के लिए आप यहां आके बैठे, ये अधिकारी बन के अंग्रेजों के समय में छोड़ दिए। अरे हर चीज का एक मुकम्मल समय होता है। आईएएस बनना भी क्या तुम्हारी पूर्णता है कि आईएएस बन गए तो जीवन का सब सुख मिल जाएगा? अच्छा काम करने का दबाव, फिर वित्त मंत्रालय में काम करने का दबाव, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रियों के साथ आपका जो काम करने का दबाव हो सकता है। बहुत सारी चीजें खड़ी होंगी। अभी तो पहला मंजर है। अभी तो आप आ रहे हैं, अभी तो आपको सारे मंजर देखने बाकी हैं। आकाश बहुत बड़ा है और तारे ग्रह नक्षत्र भी बहुत हैं,
लेकिन तारा वही जाना जाता है जो ध्रुव तारा हो। ठीक है, तो यहां यह समझना पड़ेगा कि सुभाष चंद्र बोस क्यों आजाद हिंद फौज बनाते हैं, क्यों संघर्ष करते हैं, क्यों सुभाष चंद्र बोस के साथ लोग खड़े हो जाते हैं, क्यों युवाओं का एक वर्ग ये कहता है कि आप आगे बढ़ो, हम खून भी देने को तैयार है। आप मांगिए किसी से खून, आपका पहले खून निकालेगा वो, कहे हम क्यों खून लें तुम्हारा या दें। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के अंदर ये बात थी कि आम जन को जब ये लड़ाई शुरू हुई आजाद हिंद फौज के द्वारा, तो उन्होंने रेडियो के माध्यम से गुप्त रूप से एक जो प्रसारण किया और उसमें एक बात बोली कि आजादी की आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है, राष्ट्रपिता हम आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांग रहे हैं। ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा उनका विरोध था, मतलब यह था कि उनकी आइडियोलॉजी अलग थी और उनकी आइडियोलॉजी अलग थी। सोच बदल के देखो, नजारे बदल जाते हैं। तो इनकी सोच अलग थी, उनकी सोच अलग थी। ठीक है, क्या लिखा? ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। जून 1943 में नेताजी सिंगापुर पहुंचे। यहां पे नेताजी का मतलब वही है सुभाष चंद्र बोस, आप लिखना चाहो पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जून 1943 में नेताजी सिंगापुर पहुंचे और उन्हें वहां इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और उन्हें वहां इंडियन इंडिपेंडेंस लीग हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष बनाया गया। अब ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने बनाई थी बताओ जल्दी से? रास बिहारी बोस ने बनाई थी। अब अध्यक्ष ये बने, लेकिन अगर इसका निर्माण किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, और ये उसी समय से 1911 के बाद से ही इधर ही आ गए थे, जो विदेशों में रह रहे थे। अध्यक्ष बनाया गया एवं आजाद हिंद फौज के द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ आक्रमण की घोषणा की गई। ब्रिटेन के खिलाफ आक्रमण की घोषणा की गई। अगला पॉइंट, रास बिहारी बोस जापान में भारतीयों को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। रास बिहारी बोस जापान में भारतीयों को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। इन्हीं के प्रयास से मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया गया। टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस,
जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय सेना के सहयोग से, कहाँ छूटा, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया गया। वहीं ब्रैकेट में लिख दो भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब आजाद हिंद फौज। एक बार एक स्टेट में प्रश्न आया था कि आजाद हिंद फौज किसके मन की उपज है, तो इसका आंसर था कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के मन में ही सबसे पहले भारतीयों की एक सेना बनाने का जो विचार आया था, राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया। नहीं, आप बिल्कुल समझिए, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह एक होता है जो नेता बिल्कुल मेन, एक होता है कि जो आपको अच्छी सलाह देता है जिससे कोई नेता बनता है। तो कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, इन लोग की भी भूमिका है आजाद हिंद फौज को बनाने में, केवल लेकिन हमेशा नाम होता है सेनापति का, ध्यान देना। ये कोई नहीं कहता है कि मुगलों की सेना जीती, लोग कहते हैं बाबर की विजय हुई, अकबर जीता, सेनापति का नाम होता है। कभी सेनाएं कभी नहीं आती हैं, नाम हमेशा सेनापतियों का रहा है जो युद्ध लड़ता है। इसीलिए युद्ध में सेना चाहे जितनी बड़ी हो, अगर सेनापति के अंदर साहस नहीं है तो फिर युद्ध कुछ नहीं होगा। भीष्म जब लड़ रहे थे तो वही सेनापति थे कौरवों की सेना के, और जब तक वो सेनापति थे तो एक दिन अगर वहां युद्ध में जाते थे तो 10,000 महायोद्धाओं को मारकर हट जाते थे, संग फूंक देते थे। 10,000 से नीचे नहीं मारते थे, वो टारगेट था उनका। तब लोगों ने कहा भाई अगर इस महासूर व्यक्ति को मारना है तो इसका भी उपाय ढूंढना होगा, तो शिखंडी ले गए। एक बाण था भीष्म के पास जिसका नाम था नारायण शस्त्र। नारायण शस्त्र का इस्तेमाल जब भीष्म ने किया तो जब ये मार के जाते थे तो हमेशा वो दुर्योधन कहता था ये पूरी सेना जिसको आप मारते हो ये हमारा शत्रु नहीं है, हमारे शत्रु केवल 5 पांडव हैं, अनावश्यक इतना आप क्यों मारते हो, मार दो इनको 5 को, आपके सामने वैसे भी इतने आपके पास वरदान है। तब भीष्म ने कहा ऐसा है कि आज तूने बड़ा लांछन लगा दिया मेरे ऊपर, या तो आज अर्जुन नहीं या तो मैं नहीं, आज का युद्ध ऐसा होगा। चला दिया नारायण शस्त्र। नारायण शस्त्र की एक खासियत थी, वो खाली नहीं जा सकता, और अगर उसके सामने कोई हाथ जोड़ ले तो वो उसको नहीं मारता है। आत्मसमर्पण करो। सबने तो जो है आत्मसमर्पण कर दिया, भीम ने नहीं किया। भीम कहा मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। अरे जानते नहीं हो, चाहे वो नारायण हो चाहे वो जो भी शस्त्र हो। भाजने लगा गदा। अब भाजते 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 आ गया वो नारायण शस्त्र, उसके सामने अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं तुमसे लड़ूंगा तो वो पक्का मारता था। तो अब चूंकि कृष्ण भगवान थे, कहे कि यार पीठ दिखा दो, कहे मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। तो फिर मजबूरी में भगवान कृष्ण को उसको अपने गले लगाना पड़ा। तो एक तरफ भगवान की पीठ दिखी उस अस्त्र को और दूसरी तरफ भीम की पीठ, तो अस्त्र घूम के चला गया, नहीं तो उस दिन भीम जो है उसी दिन साफ हो गए होते। तो उसके बाद फिर तो ये बात होती है कि हमेशा योद्धा का नाम होता है, सेनापतियों का नाम होता है। यहां पर भी यही बात है। सुभाष चंद्र बोस सेनापति हैं, कमांडिंग अफसर हैं, और अगर आप देखिए तो उन्होंने भारत के जितने बड़े नेता थे सबके नाम से ब्रिगेड बनाई थी। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, वो झांसी रानी ब्रिगेड, इसके अलावा जो सुभाष ब्रिगेड, सारी ब्रिगेड बनी थी, अलग अलग ब्रिगेड थी। उसके तहत युद्ध में लड़ने के लिए लोग गए जापान की तरफ से,
मतलब भारतीयों की आजादी के लिए। ठीक है, क्या लिखा? निर्माण किया। अगला पॉइंट बनाओ। सिंगापुर से ही नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अंडरलाइन कर देना। सिंगापुर से ही नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। सिंगापुर से ही नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। और एक महत्वपूर्ण बात अपने लोगों से कही। इन्वर्टेड कामा में लिखो, एक महत्वपूर्ण बात अपने लोगों मतलब भारतीयों से कही। क्या कही? हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारी मातृ देवी या मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही स्वतंत्रता की देवी की मांग है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही स्वतंत्रता की देवी की मांग है। ठीक है, एक बार आजाद हिंद फौज को देखें क्या? देखें कि आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने कितना संघर्ष किया, किस तरीके से किया। हम्म। कुछ नहीं दे सकता। नेताजी की स्पीच है ये, उन्हीं की स्पीच को ही रूपांतरित किया गया है।
कांग्रेस या उसके नेताओं के प्रति कोई विद्वेष नहीं था। मैंने यही बताया आपको। 9 जुलाई को अपने भाषण में स्पष्ट कहा था, भारत छोड़ने में मेरा उद्देश्य ये था कि बाहर के प्रयत्नों से भीतर के प्रयत्नों को शक्ति पहुंचाऊंगा। फिर 2 अक्टूबर 1943 को नेताजी के नेतृत्व में सारे पूर्व एशिया में गांधी जी का जन्मदिन मनाया गया। नेताजी ने इस अवसर पर गांधी जी का गुणगान करते हुए कहा, यदि 1920 की अस्थायी हालत में गांधी जी संग्राम के अपने नए तरीकों को लेकर न आते तो भारतवर्ष शायद अब भी ज्यों का त्यों रहता। 21 अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। इस उपलक्ष्य में सिंगापुर में बहुत बड़ा समारोह हुआ। इस समारोह में सबसे पहले रासबिहारी बोस ने बड़ा भावपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने कहा, पिछले 20 सालों से मैं अपनी माँ की गोद से दूर हूँ। इतनी बार भारत माँ ने हाथ बढ़ाकर मुझ जैसे शक्ति शिशु को अपनी गोद में खींचना चाहा, मगर माता के हाथों में पकड़ना चलनी हुई। इसलिए मैं नहीं कर पाया। आज मेरा दूसरा भाई सुभाष वो मुझे छोड़ता, मगर लड़ाई में मुझसे आगे मसीहा बनकर इंसानियत के ख्वाबों को आजादी के ख्याल से कर लाया है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आए। मुझे इसमें व्यक्तिगत संदेह नहीं है कि जब हम हिंदुस्तानी सीमा को पार कर हिंदुस्तान के अंदर पहुंचेंगे, उस वक्त एक विशाल क्रांति होगी जिसमें एक भी ब्रिटिश सत्ताधारी न टिक सकेगा। और फिर शपथ ग्रहण का वो ऐतिहासिक क्षण आया। फिर शपथ हुई सबकी। जनता स्तब्ध थी। एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। हिंदुस्तान का पहला आजाद नेता मातृभूमि के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने जा रहा था, सुभाष चंद्र बोस। उनके भोले भाले चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, वैसी ही गंभीरता जैसे तूफान से पहले छा जाते थे। वो माइक के पास आए। भगवान के साक्षी पर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, भारत को आजाद करने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा। की तरह लड़ता रहूंगा। मैं सदा भारत का सेवक रहूंगा और भारत का हित मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहेगा। मैं अपने रक्त की अंतिम बूंद तक मां के चरणों तक। वाह। इसके बाद आजाद हिंद सरकार के हर अधिकारी ने आगे बढ़कर शपथ ली। भगवान के साक्षी पर मैं ये पवित्र शपथ देता हूँ। ये ऐसे नेता लोग रहे, ऐसे हमारे जो सिपाही रहे जिन्होंने किसी पद के लिए नहीं कुछ किया, और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं किया, राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं किया, कैबिनेट मंत्री बनने के लिए नहीं किया, आजाद हिंद देश के लिए किया। ये है निस्वार्थ सेवा। नीचे इकट्ठे होकर आजादी की लड़ाई छेड़ने का संकल्प दोहराया गया था। समारोह के अंत में सबने मिलकर राष्ट्रीय गीत गाया और लड़ाई की तैयारियां शुरू हो गई। उस समय आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड अस्तित्व में थे, क्रांति ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड। अब एक नया ब्रिगेड बनाया गया, सुभाष ब्रिगेड, जिसमें चुने हुए जवान रखे गए। इसका नेतृत्व संभाला मेजर जनरल शाहनवाज खान। यही पकड़े भी गए थे मेजर जनरल जो शाहनवाज खान। ये हथियार तथा गोला बारूद हालांकि जापान से लिया गया और दे। उसकी कीमत आजाद हिंद फौज ने अदा की। इसके लिए प्रवासी भारतीयों ने मुफ्त देखिए प्रवासी भारतीयों का रोल, डायस्पोरा क्या क्या करता है वो देखिए। कि आजाद हिंद फौज बर्मा से इम्फाल पर आक्रमण करेगी, वहां से बंगाल की ओर बढ़ेगी। जापानी सेना के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल टेरांची की राय थी कि पहले जापानी सेना आक्रमण करे, लेकिन सुभाष बाबू इससे सहमत नहीं थे। भारत की आजादी की लड़ाई आजाद हिंद फौज ही लड़ेगी। आप लोग नहीं लड़ेंगे, आप पीछे रहिए। खून की पहली बूंद आजाद हिंद फौज के सैनिक की ही गिरेगी। आखिर टेरांची को चाहते तो पीछे हो जाते। इससे पहले सिंगापुर में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था और नेताजी के दर्शनों
एवं विचारों से प्रभावित हुई। महिलाओं के एक दल ने बंदूकों से सलामी दी। नेताजी ने एक महिला रेजिमेंट बनाने का विचार किया। लक्ष्मी ब्रिगेड। 22 अक्टूबर 1943 को रानी झांसी रेजिमेंट का विधिवत उद्घाटन स्वयं नेताजी ने किया। महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर में एक शिविर भी चलाया गया। इसकी कमांडर थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। लक्ष्मी स्वामीनाथन थी जिन्होंने सभी महिलाओं को ट्रेंड किया। जय हिंद सभी भारतीयों का पवित्र एवं राष्ट्रीय संबोधन बन चुका था। जय हिंद को वही राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई जो इससे पूर्व वंदे मातरम को प्राप्त हुई। सिंगापुर में के बच्चे अंग्रेज बंदी सैनिकों को जय हिंद कहकर चिढ़ा देते थे। अंग्रेज भी सिपाही बंदी थे, जो भारतीय सिपाहियों को लेके आजाद हिंद फौज बनी, और जो अंग्रेज थे वो बंद थे वहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 12 से 16 वर्ष के बालक बालिकाओं की भी एक सेना बना दी थी। ये नन्हे सैनिक जासूसी के काम में भी बड़े। ये 12 से 16 साल के बच्चे भी सैनिक थे जो जासूसी काम करते थे। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने युद्ध के लिए कूच किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों को विदाई देते हुए कहा, सुनो, देश के कोने कोने से सिंधु, गंगा और रेवा तट से 40 करोड़ हृदय हमारे स्वागत के लिए धड़क रहे हैं। अब हम नहीं रुकेंगे। खून ने खून को पुकारा है। दिल्ली चलो, जय हिंद। और आजाद हिंद फौज के सिपाही कदम से कदम मिलाते गाते हुए चल पड़े। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशा संभाल के, लाल किले पे बाढ़ के लहराए। कदम कदम बढ़ाए चलो। कलाघाट की घाटी को पार कर जब आजाद हिंद फौज आगे बढ़ी तो शत्रु की एक टुकड़ी से उसकी नफरत हुई। पर आजाद हिंद फौज के उत्साही सैनिकों के आगे वो कहाँ टिक पाती। आखिर 21 मार्च 1944 को ये समाचार सारे संसार में फैल गया कि आजाद हिंद फौज ने भारत की सीमा में प्रवेश कर दिया। आजाद हिंद फौज विजयी होती हुई आगे बढ़ने लगी। मोरक के आसपास की चौकियां जीत ली। फिर अब्बा, हाटा और कलंग चौकियां जीतते हुए ये सैनिक इम्फाल की ओर बढ़ने लगे। मणिपुर। आखिर कोहिमा इम्फाल के मोर्चे पर ब्रिटिश सेना और आजाद हिंद फौज में भीषण संग्राम हुआ। कोहिमा दुर्ग पर आजाद हिंद फौज का कब्जा हो गया। इम्फाल को चारों ओर से घेर लिया गया। लेकिन आजाद हिंद फौज ने आगे बढ़ते हुए पीछे छूटी हुई सड़कों को काट दिया था, पुल तोड़ दिए थे। इस कारण जब अंग्रेजों ने इम्फाल छोड़कर भागना चाहा तो भाग नहीं सके। तभी अचानक भयंकर वर्षा शुरू हुई। बारिश हो गई। इससे आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। आजाद हिंद फौज अपनी जीती हुई बाजी हार गई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इस हार से निराश नहीं हुए। 4 जुलाई 1944 को रंगून में एक सभा में उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, आज मैं तुमसे एक वस्तु मांगता हूँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। युद्ध की तैयारियां लगातार चल रही थी। इसके लिए पैसा तोला जा रहा था, ये देखिए। लोगों ने नेताजी के वजन के बराबर सोना देना तय किया। ये आसान काम नहीं है। जो भारतीय विदेशों में थे उन्होंने सोने से तौला नेताजी को। कोई आभूषण दे रहा था तो कोई सोने की मूर्तियां चढ़ा रहा था तो कोई सोने के आजादी ऐसे नहीं मिली है बंधुओं, आजादी के लिए बड़ा बलिदान हुआ है। इतिहास केवल पढ़ने का विषय नहीं, इतिहास समझने का विषय भी है। अगला युद्ध बर्मा की भूमि पर लड़ा गया। आजाद हिंद फौज की एक ब्रिगेड पहले ही कूच कर चुकी थी। नेताजी स्वयं सैनिकों का निरीक्षण करने लगे। आजाद हिंद फौज के सिपाही मीक पिलानी जापानी फौज के साथ बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन शत्रु हारी गए। नेताजी को भी सलाह दी गई कि वो उस इलाके से तुरंत चले जाएं, क्योंकि मीक पिला पर अंग्रेजों का कभी भी कब्जा हो सकता है। मजबूर होकर
में नेताजी रंगीन वापस आ गए। यहाँ उन्हें भी पता चला कि जापानी फौजें हार रही थी। फिर भी आजाद हिंद फौज के हौसले बुलंद थे। भाई दूसरे जो विश्व युद्ध में जापान के ऊपर जो परमाणु हमला भी हुआ था अमेरिका के द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर, उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेताजी ने निर्णय किया कि अब उन्हें रंगून छोड़कर बैंकॉक पहुंचना चाहिए। उन्होंने महिलाओं की सेना को पहले सुरक्षित भेजने का निश्चय किया। फिर काफी दूर चले, अलग अलग गाड़ियों में सैनिक सवार थे और रंगून से बैंकॉक के लिए रवाना हुए। नेताजी सभी का हौसला बढ़ा गए। उधर आकाश में शत्रु के बम वर्षक जहाज मंडराने लगे थे। रास्ते में पड़ने वाले नदी नाले आदि के तीखड़ रास्तों को पार करते हुए वो किसी तरह बैंकॉक पहुंचना चाह रहे थे और शत्रु के भयानक हमले कदम कदम पर हो रहे थे। आखिर किसी तरह वो बैंकॉक पहुंचे और फिर आजादी की लड़ाई की योजना बनाने लगे। लेकिन उधर जापान ने अंततः विश्व युद्ध में समर्पण कर दिया था। इससे भारत की आजादी की लड़ाई को जबरदस्त झटका पहुंचा। नेताजी के सामने अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि क्या किया जाए। ये ठीक। उसके बाद वहां से ताइवान जा रहे थे बहुत सारे, लेकिन ये रहे बहुत समय तक, इनकी मृत्यु हुई नहीं। जो गुमनामी बाबा अभी भी इनकी फाइलों पे लेकर बड़ी समस्या, जो गुमनामी बाबा के रूप में बहुत दिन तक रहे। चूंकि कांग्रेस की सरकारें रहीं तो अगर ये आ जाते तो फिर वो इतिहास की थाती किसके पास जाती, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू के इक्वलेंट या उनसे जो बड़े स्तर के नेता थे। फिर देश में क्या होता। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत इनको पर्दे के पीछे ही रखा गया कि इनके बारे में किसी को ज्यादा पता ना चल पाए। हाँ, ये अभी जाके मरे थोड़े समय पहले, इनकी मृत्यु नहीं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इस समय भारत सरकार लगातार सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर काम कर रही है। अगर आप इंडिया गेट के पास जाएंगे तो वहां पे कर्तव्य पथ भी बन गया, जहां पे सुभाष बाबू ऐसे हाथ किए हुए खड़े हैं। संघर्ष किया देश के लिए, किसी जो लालच में नहीं किया, देश के लिए अपने आप को जो समर्पित करने का भाव था सुभाष चंद्र बोस के अंदर। क्या लिखा, अगला पॉइंट बनाओ। तो यही स्वतंत्रता की देवी की मांग है। अगला पॉइंट बनाओ। आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को, आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को 1945 में गिरफ्तार कर लिया गया। 1945 में गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 1945, 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 1945 तक एक मुकदमा चलाया गया। 1945 तक एक मुकदमा चलाया गया। 11 नवंबर, 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक, 11 नवंबर 1945 तक एक मुकदमा चलाया गया। अगला पॉइंट, इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त कर्नल सहगल, इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो
अंडरलाइन करते जाएंगे। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो, मेजर शाहनवाज खान, के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, अगला पॉइंट, इनके पक्ष में तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, भूला भाई देसाई, हाँ या भोला भाई है शायद, जो भोला भाई देसाई आदि के नेतृत्व में के.एन. काटजू भी थे, कैलाशनाथ काटजू आदि के नेतृत्व में आधार प्रस्तुत किए गए। ये सभी वकील थे, इतने सारे वकील जो हैं इन अभियुक्तों का मुकदमा लड़ रहे थे, आधार प्रस्तुत किए गए, किंतु इसके बाद भी इन्हें फांसी दे दी गई। इसका मतलब क्या है? राजद्रोह माना गया कि जो ब्रिटेन की सरकार भारत में है, जो भारत की ब्रिटेन सरकार है, उसके खिलाफ आज़ाद हिंद फौज ने हमारी सत्ता को उखाड़ने का प्रयास किया, हमें हटाने का प्रयास किया। इसके लिए इनके ऊपर राजद्रोह बनता है और राजद्रोह की सजा है मौत। और अब तक यही राजद्रोह का मामला चलाकर भगत सिंह को भी फांसी पे चढ़ाया गया था। लेकिन इस समय माहौल अलग था। 1945 का समय आ चुका था। देश में हर व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज संघर्ष करके देश को आज़ाद कराना चाहती थी। अगर जापान नहीं हारता तो 1945 में ही देश आज़ाद हो गया होता। समझ में आया? तो यहां पर इस तरह की बातें आई। अगला पॉइंट बनाओ। इस निर्णय के बाद पूरे देश में गहरा रोष फैल गया। इस निर्णय के बाद पूरे देश में गहरा रोष मतलब क्रोध हो गया, लोगों को गहरा रोष फैल गया और अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाए जाने लगे। अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाए जाने लगे, जैसे लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। इन सभी परिस्थितियों से विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल को
अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए, वहीं ब्रैकेट में लिखें वीटो, अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए, ब्रैकेट में वीटो प्रयोग करते हुए इन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा माफ करनी पड़ी। इन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा या आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की फांसी की सजा माफ करनी पड़ी। फांसी की सजा ठीक है, फांसी की सजा माफ करनी पड़ी। पहली बार हुआ कि अंग्रेज जो हैं बैकफुट पे गए, पहली बार। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीयों का इतना दबाव हो कि अंग्रेजों ने जिसको फांसी दे दिया उसकी फांसी जो माफ की गई हो। लेकिन अब अंग्रेजों को भारतीयों से भय भी लग रहा है। और 1946 में जब नौसेना विद्रोह हुआ, नौसैनिक विद्रोह हो गया कि नौसेना के अधिकारियों ने, सिपाहियों ने यह कहा कि ऐसा है कि अब तुम्हारा रहना यहां एकदम संभव नहीं है। हर जहाज पे लिख दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब नहीं रह सकते। और जब सेना विद्रोह करने लगती है तब आप उस देश में नहीं रुक सकते हो। तो 1946 तक, एक ही साल बाद देखेंगे आप, सेना लगातार विद्रोही हो जाएगी अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए एक साल के बाद देश आजाद हुआ। जब आपको रहने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो आप रहोगे कैसे? ऐसा माहौल बन गया था। ठीक है, तो यहीं पर आजाद हिंद फौज का ये मामला जो है समाप्त होता है। क्या समझ में आया पूरा? बोलो, आया समझ में? क्या समझे? क्या समझे? बताओ, क्या है आजाद हिंद फौज? क्यों बनाई गई थी? और ठीक है, अच्छा है। अगला पॉइंट बनाओ, भारत छोड़ो आंदोलन। हेडिंग बनाओ एक नए, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। वहीं पे आप लिखो अगस्त क्रांति। वो अलग है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति, इसमें लिखो कुछ पॉइंट। चौदह जुलाई 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन वर्धा में हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन वर्धा में हुआ, महाराष्ट्र में है वर्धा। कांग्रेस का अधिवेशन वर्धा में हुआ, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। कांग्रेस का अधिवेशन वर्धा में हुआ 14 जुलाई 1942 को। कांग्रेस का अधिवेशन वर्धा में हुआ, जहां भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। जहां भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। अब यहां से एक प्रश्न ये बनता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो वहीं लिख दीजिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। अबुल कलाम आजाद ने की थी।
वहीं ब्रैकेट में लिख दो 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पास हुआ था। 8 अगस्त 1942, वहीं ब्रैकेट में लिखो 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पास हुआ था। कभी स्टेट भी अगर आपको देना होगा तो वहां पर ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास हुआ था, किस डेट को हुआ था, तो 8 अगस्त। अगला पॉइंट बनाइए। इस आंदोलन का नारा था करो या मरो। इस आंदोलन का नारा था करो या मरो। इस आंदोलन का नारा था करो या मरो। अगला पॉइंट, हाँ तो महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो, तो वहीं पे ब्रैकेट में लिख दो महात्मा गांधी। करो या मरो का जो नारा था महात्मा गांधी ने दिया था। हाँ अगला पॉइंट बनाइए। जब यह आंदोलन भारत में शुरू हुआ, जब यह आंदोलन भारत में शुरू हुआ तो भारत के सभी बड़े नेताओं को, जब यह आंदोलन भारत में शुरू हुआ तब भारत के सभी बड़े नेताओं को तब भारत के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाला जाने लगा, जेल में डाला जाने लगा, जिसमें अंडरलाइन करते चलेंगे, जिसमें महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, महादेव देसाई, महादेव देसाई। अगला पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, इन सभी लोगों को गिरफ्तार 9 अगस्त 1942 को किया गया। 8 अगस्त को इसका जो प्रस्ताव पास हुआ और 9 अगस्त को भारत में सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त 1942 को किया गया और इसका एक खास नाम रखा था अंग्रेजों ने, इस गिरफ्तारी को खास नाम रखा था, वहीं लिख दो ऑपरेशन जीरो आवर। जीरो कर देना है सारे नेताओं को, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत हाँ सब अंदर चलो, जेल भरो आंदोलन। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इन लोगों को जेल में डाल दिया गया। अंडरलाइन कर दो। तो यहां पे जो गिरफ्तारियां हुई वो किस तरह से हुई थी? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत से हुई थी। कि अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया था, जितने भारत के बड़े नेता हैं सबको जेल में डाल दो कि ये देश को नेतृत्व न प्रदान कर पाए और देश के लोग जो नेतृत्व विहीन हो जाए, इनका कोई नेता न रहेगा तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे, और जब नेता नहीं रहेगा तो फिर समस्याएं बनेंगी, और जब समस्याएं बनेंगी तो देश के लिए इनका जो संघर्ष है वो फीका पड़ जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे ये। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ।
भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। लेकिन इसके बाद भी यह आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन में बदल गया। लेकिन इसके बाद भी यह आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन में बदल गया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों ने इसे हिंसात्मक होने पर मजबूर किया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों ने इसे हिंसात्मक होने पर मजबूर किया। दमनकारी नीतियों ने हिंसात्मक स्वरूप प्रदान किया। क्या होता है दमन का मतलब? तुम्हारी बात को न सुने, हम नहीं सुनेंगे कि तुम क्या कहते हो, दमन कर देना। बोलोगे तो मारेंगे भी अलग। तो अंग्रेजों ने इतना दमन किया कि जितने बड़े नेता उनको जेल में डाल दिया। जो बोलेगा उनकी पिटाई होगी, उनको पुलिस पकड़ ले जाएगी, उनकी इतनी पिटाई होगी। और इन सब का एक परिणाम निकला कि भारत की जनता अंग्रेजों के डर से बाहर निकलने लगी। एक आता है ना प्रचार, डर के आगे जीत है। हाँ, डर के आगे ही जीत है। डर का अगला चरण क्या है? जीत है। डर जिसके अंदर नहीं है वही जीतता है, और जिसके अंदर है डर वो अभी भी हारेगा। सबसे पहला तो ये मन में आना चाहिए कि डर समाप्त होना चाहिए, तब आप देश को आजाद कराएंगे, तब आप आईएएस बनेंगे। और जब डर नहीं, आप नहीं जीत पा रहे हैं डर को, तो पेपर में 3 क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। आते हुए भी आ रहा था, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। हमको आ रहा है, इस चक्कर में गलत हो जाएगा कि हमको भी आता है। होता है ऐसा, ये सारे अनुभव हैं अपने पास। डर के आगे जीत। और एकदम बिंदास होके जाइए कि जो आएगा करेंगे, जय श्री राम बोल के भरेंगे तो हो जाएगा। और जब नहीं, तो फिर चाहे जितना पढ़ लीजिए वहां पे फिर वही आदत होती है, बोल नहीं पाते। लोग बहुत प्रैक्टिस करके जाते हैं मंच पे, और जब मंच पे पहुंचते हैं तो भूल जाते हैं कि क्या बोलना है। तो खेल वही है। इंटरव्यू हो, मेंस हो, सब डर के आगे का मामला है। डरा नहीं वही तो आगे खड़ा है। इंटरव्यू में गए, आपसे बोर्ड पूछ रहा है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, बोल रहे हो तो गलत, तुमसे सही बोला नहीं जा रहा। फिर क्या होगा? वो रिजल्ट पहले ही आपने तय कर दिया है क्या होगा। आप अपने आप को सबसे पहले ऊपर रखो, तब आप बनोगे। और अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर आपने समस्याओं को ही केवल जन्म दिया है, और समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। समाधान भी आप ही हैं और समस्या भी आप ही हैं। आप ही गुरु हैं और आप ही चेला है। हम जो बातें कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि ये सारी बातें दर्शन में भी है। जितना जल्दी अगर असलियत समझ जाओगे, उतना ही जल्दी सफलता के रास्ते खुलेंगे। और नहीं समझोगे तो कोई मतलब नहीं है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें आगे बढ़ा दे, जब तक तुम नहीं बढ़ना चाहोगे। इसलिए तुम्हारा चलना आवश्यक है, बढ़ना आवश्यक है।
और हर आदमी के अपने पैर की क्षमता है। कोई दौड़ सकता है, कोई चल सकता है, कोई और तेज दौड़ सकता है। जिसकी जैसी क्षमता हो वैसी उसकी इतनी हिस्सेदारी हो। क्षमता अगर आपके पास नहीं तो कोई क्षमता पैदा भी नहीं कर सकता। क्षमता जिसमें होती है उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। गाड़ी होती है ना, एक्सीलेटर लेते हो तो गाड़ी भगती है, लेकिन एक्सीलेटर होगा तब तो भागेगी। एक्सीलेटर ही नहीं होगा तो कहाँ भागेगी। जीवन बड़ा अच्छा भी और बुरा भी है। तुम चाहो तो अभिनेता बन सकते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं। अभिनेता का मतलब यह कि लोग तुमको देखे। अधिकारी तुम क्यों बनना चाहते हो, ये भी तो है। लोग जाने तुम्हें, तुम कौन हो, क्या नाम तुम्हारा, पापा कौन है, गांव कहाँ है, सबका नाम करना चाहते हो। मतलब यही है कि एक नाम के लिए आप यहां आए हो। इतनी दूर क्यों आए हो, नाम, पहचान। नहीं तो आपके जो गांव में भी बहुत सारे लोग होंगे। इस बात को समझिए। तो यहां यही हुआ कि महात्मा गांधी और सारे बड़े नेता 9 अगस्त 1942 में, अगर आप देखोगे 8 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ, एक ही दिन बाद। इतनी इनकी सीआईडी तेज थी कि उसने कहा कि ऐसा है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त को इन लोगों ने वर्धा में पास कर दिया है, तुरंत बड़े नेताओं को गिरफ्तार करो। और यहां पर गांधी जी ने एक बात कह दिया है, करो या मरो। तो ये नेता अगर जेल में नहीं जाएंगे तो ये कुछ भी हिंसक ऐसी कार्रवाइयां भारत में स्टार्ट करवा सकते, इसलिए इनको जेल में डाल दो। तो ये आंदोलन, इसलिए इनको जेल में डालने के बाद तो और खतरनाक हो गया। जनता अपने हिसाब से आंदोलन चलाने लगी। अगला पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट इसी में, परिणाम स्वरूप भारत की जनता अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहती थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनता अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहती थी। और अंग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित हो गया। और अंग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित हो गया। अगला पॉइंट बनाओ। वर्धा प्रस्ताव में महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए सुझाव। वर्धा प्रस्ताव में जब ये आंदोलन पास हुआ था, वर्धा में हुआ था ना, तो वहां महात्मा गांधी बैठे थे। वर्धा प्रस्ताव में, या जो अधिवेशन, कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में महात्मा गांधी के सुझाव। महात्मा गांधी के सुझाव, पहला सुझाव लिखिए, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, किंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करें। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, किंतु कांग्रेस के प्रति निष्ठा घोषित करें। क्या कहा पहली बात गांधी जी ने? जो भारत के सरकारी नौकरी वाली थे, जो भारत में सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे, उनके लिए क्या कहा गांधी जी ने? लेकिन अपनी निष्ठा दे दें कांग्रेस के लिए। दूसरा, भारतीय सैनिक अपने देश के लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। भारतीय सैनिक अपने देश के लोगों पर
गोली चलाने से इनकार कर दें। भारतीय सैनिक अपने देश के लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। अगला पॉइंट, छात्र उसी समय अपनी पढ़ाई छोड़ें। छात्र उसी समय अपनी पढ़ाई छोड़ें जब वे स्वतंत्रता तक अपने निर्णय पर अड़े रहें। छात्र उसी समय अपनी पढ़ाई छोड़ें जब वे स्वतंत्रता तक अपने निर्णय पर अड़े रहें। अगला पॉइंट, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को माने। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को माने। भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को माने। अगला पॉइंट बनाओ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत गतिविधियां, अंडरग्राउंड, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत गतिविधियां, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत, अंडरग्राउंड, लोग कहते हैं अंडरग्राउंड हो जाओ कुछ दिन, उनकी पिटाई कर दी अब अंडरग्राउंड हो जाओ, नहीं कहते हैं गांव में, सुना होगा कि जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं अंडरग्राउंड हो जाओ थोड़े दिन, एकदम गायब रहो, किसी को पता न चले। भूमिगत, हाँ, जो गतिविधियां, इसमें लिखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, पहला पॉइंट बनाओ इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत गतिविधियों का संचालन, भूमिगत गतिविधियों का संचालन फॉरवर्ड ब्लॉक, ये जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, समाजवादी नेता एवं समाजवादी नेता, जो इस देश में जो समाजवाद लाना चाहते थे, समाजवादी नेता, अलग से चर्चा करेंगे समाजवाद पे, कई बार चर्चा हो चुकी है। एक ऐसा समाज जहाँ पे समता हो, कोई भेदभाव न हो, न जाति का न धर्म का, हर जगह आर्थिक समानता हो, उसकी बात हो रही। क्या लिखा? फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, फिर क्या लिखा? समाजवादी नेता एवं महात्मा गांधी के अनुयायी शामिल थे। महात्मा गांधी के अनुयायी शामिल थे। अनुयायी, जो उनके पीछे चलने वाले, अनुयायी, महात्मा गांधी के अनुयायी शामिल थे। अगला पॉइंट, इनके प्रमुख नेताओं में राम मनोहर लोहिया, ये सारे अंडरग्राउंड वाले नेता हैं, इनके प्रमुख नेताओं में राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जेपी, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, छोटू भाई पुराणिक, छोटू भाई पुराणिक, छोटू भाई पुराणिक, फिर लिखिए सुचिता कृपलानी, सुचिता, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता
ये सब महिलाएं हैं। बीजू पटनायक, बीजू पटनायक आदि प्रमुख थे। अगला पॉइंट, बंबई और नासिक में, अगला पॉइंट, बंबई और नासिक में भूमिगत रेडियो की स्थापना की गई। अंडरग्राउंड, बंबई और नासिक में भूमिगत रेडियो की स्थापना की गई, जिसमें लगातार उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, जिसमें लगातार उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया आदि ने भारत की जनता को संदेश दिया। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया आदि ने भारत की जनता को संदेश दिया। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे भारत में समानांतर सरकारें। इसी समय आप देखें कुछ लोग ऐसे नेता आए जिन्होंने भारत में पैरेलल सरकार बनाई अलग अलग हिस्सों में, जैसे जो बलिया में सरकार बनी, या बंगाल के तामलुक में सरकार बनी, या महाराष्ट्र के सतारा में सरकार बनी। अब कुछ ऐसे नेता उभर के सामने आए जिन्होंने अपनी अपनी सरकारें बना दी अंग्रेजों की सरकार रहते रहते। इसका मतलब ये होगा कि अंग्रेज अब बहुत शक्तिशाली नहीं रहे, अब उनके खिलाफ भारतीय एकजुट होकर अपनी अपनी सरकारें अलग अलग स्थानों पर बना रहे हैं। जैसे बलिया में एक सरकार बनी थी चित्तू पांडे के द्वारा। कल हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।